नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर अफसर और आप देख रहे हैं फ्री लीगल एड एंड अवेयरनेस चैनल लॉ 21। आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विषय पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन छात्रों के लिए जो एलएलबी की कक्षा में अध्ययनरत है या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम 1991 से लेकर 2024 तक के केस डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में हम 3 लेटेस्ट केस 2024 के डिस्कस करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अधिकतम। और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, उसको देखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज ये सेक्शन है सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का। ये कहता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, दहेज हत्या के संबंध में अवधारणा के बारे में ये बताता है। इससे पहले कि हम इस सेक्शन को लें, तो इस सेक्शन से कनेक्टेड सेक्शन जो है वो दहेज हत्या का है। दहेज हत्या का इस समय सेक्शन तो 80 है भारतीय न्याय संहिता में। यदि हम इसके इतिहास में जाएं तो 1986 में जब दहेज हत्या के प्रकरण बहुत आने लगे तो उस समय ऐसी जरूरत हुई। इससे पहले तो 1983 में प्रिजम्पशन क्रिएट किया गया था, सेक्शन 113A भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बढ़ाया गया था, जिसपे हमारा पिछला वीडियो था। वो आत्महत्या के संबंध में था। विवाहित महिलाएं जो आत्महत्या करती हैं उसके संबंध में था कि इसका एबेटमेंट किसने किया है और इसके लिए क्या प्रिजम्पशन है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद 1983 के बाद 1986 में 19 नवंबर 1986 में अमेंडमेंट किया गया इंडियन पेनल कोड में और उसमें धारा 304B की बढ़ोतरी की गई जो डॉरी डेथ के संबंध में थी। और साथ ही साथ 19/11/1986 के ही प्रभाव से ही सेक्शन 113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बढ़ोतरी की गई। उसके बाद ये नया अधिनियम जो आया भारतीय न्याय संहिता, इसमें 304B की धारा को धारा 80 हो गई है, अब उसका नंबर है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो धारा 113B थी वो धारा अब 118 सेक्शन प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ है। तो जब ये समस्याएं आई काफी, जैसे तो इससे पहले ये एक्ट बना था दहेज के संबंध में 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, लेकिन जब इस तरह के और अधिक मामले आए तो इंडियन पेनल कोड में भी 304B की धारा बढ़ाई गई और उसी समय 113B भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बढ़ाई गई। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेक्शन 80 जो पूर्व में 304B था इंडियन पेनल कोड में, वो क्या कहता है। ये सेक्शन दहेज हत्या को फॉर द फर्स्ट टाइम परिभाषित किया गया, उसकी डेफिनेशन दी गई कि दहेज हत्या क्या है। जो 304B में था, जो वो पूरा सेक्शन रिटेन किया गया और सेक्शन 80 हो गया भारतीय न्याय संहिता 2023 में। सेक्शन 80 कहता है वेयर द डेथ ऑफ ए वुमन इज काज्ड बाय एनी बर्न्स, bodily injury or occurs otherwise than normal circumstances within 7 years of marriage। अभिप्राय यह है कि यदि किसी महिला की मृत्यु जलने के कारण, बर्न्स, बॉडीली इंजरी, किसी शरीर पे चोट के कारण आई या अन्यथा की दशा में ऐसी आई जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मृत्यु होती है, ऐसी नहीं हुई, अननेचुरल सर्कमस्टांसिस है जिसमें उसकी मृत्यु हो गई और वो मृत्यु विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज है, उसके विवाह के 7 वर्षों के अंदर ये मृत्यु हुई है, अननेचुरल डेथ, जलने के कारण, चोट के कारण। एंड इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी। ऐसा साक्ष्य आता है कि मृत्यु से पहले उसके साथ क्रुएल्टी या हैरिसमेंट किया गया, उसका उत्पीड़न किया गया, उसके साथ क्रूरता बरती गई। किसके द्वारा बरती गई? बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव और हर हस्बैंड, पति द्वारा या पति के रिश्तेदारों द्वारा उसके साथ उत्पीड़न हुआ, क्रूरता बरती गई। फॉर आर इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ द डाउरी, और ये क्रूरता जो हैरिसमेंट हुआ वो इन कनेक्शन और फॉर डिमांड ऑफ डाउरी, या तो दहेज के संबंध में और दहेज के कारण। सच डेथ शैल बी कॉल्ड डाउरी डेथ, ऐसी मृत्यु को दहेज के कारण मृत्यु माना जाएगा, शैल बी कॉल्ड, कहा जाएगा उसको, दैट इज ए डाउरी डेथ।
एंड सच हस्बैंड एंड रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू कॉज हर डेथ। उसके पति या उसके रिश्तेदारों को यह समझा जाएगा कि उन्होंने ये हत्या कारित कर दी है। ये फॉर द फर्स्ट टाइम इस डॉरी डेथ को, दहेज हत्या को परिभाषित किया गया। ये धारा 304 बी इंडियन पेनल कोड में बढ़ाई गई, जो अब रिटेन की गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 80, और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 113 बी धारा की बढ़ोतरी की गई, जो अब धारा 118 है, प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ। ये सेक्शन 118 कहता है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्सन हैज कमिटेड द डॉरी डेथ। जब माननीय न्यायालय के सामने यह प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने डॉरी डेथ, दहेज हत्या की है किसी महिला की, सेक्शन आगे कहता है इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ सच वुमेन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय एनी पर्सन टू क्रूरल्टी। यहां पे पति का जिक्र नहीं है, किसी के द्वारा भी, चाहे उसका पति है या उसके रिश्तेदार हो या कोई और व्यक्ति हो, उसके साथ क्रूरता या उसके साथ उत्पीड़न हुआ है इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ द डॉरी, दहेज के कारण, दहेज मांगने के कारण या दहेज के संबंध में। द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज कॉज्ड द डॉरी डेथ। यदि ये चीजें साबित माननीय न्यायालय के द्वारा, माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा द फाउंडेशनल फैक्ट्स साबित किए जाते हैं, प्रेमा फेसाई उनको रखा जाता है कि किसी महिला की मृत्यु हुई है, डॉरी डेथ है, वो डॉरी के कारण हुई है, और उसका हैरिसमेंट हुआ है, क्रूअल्टी, उसके साथ क्रूरता अपनाई गई है दहेज की मांग को लेकर, तो माननीय न्यायालय शैल प्रिज्यूम, मानेंगे उसको कि ये डॉरी डेथ है और इन लोगों ने ये कॉज की है डॉरी डेथ। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में वीडियो में कहा था, 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताया था, तो उसमें सेक्शन 117 में जो एक्सप्रेशन यूज किया गया, द कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट चाहे तो अवधारणा बना सकता है, लेकिन यहां जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है सेक्शन 118 में, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट मानेगा ही, कोर्ट को मानना पड़ेगा, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, दो रिबटेबल है, इसका खंडन किया जा सकता है, लेकिन यदि ये फाउंडेशनल फैक्ट्स, किसी विवाहित महिला की मृत्यु 7 वर्षों के अंदर उसके साथ क्रूरता बरती गई है दहेज के लिए, और उसकी अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ होती है, जो सेक्शन 80 कहता है बाय बर्न्स और बॉडीली इंजरी, द कोर्ट ये अवधारणा बनाएंगे। ये जो सेक्शन था ये बढ़ाया गया था 1986 में, जैसा मैंने बताया, जो अब सेक्शन, अब ये दोनों बदल के नंबर इनका, जो आईपीसी में 304 बी था वो 80 हो गया है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 113 बी था वो 118 हो गया। इस सेक्शन में यह भी कहा गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डॉरी डेथ शैल हैव द सेम मीनिंग एज सेक्शन 80 में, जो भारतीय न्याय संहिता में, तो जो डॉरी डेथ यहां यूज किया गया है तो उसका वही मतलब है जो सेक्शन 80 में डॉरी डेथ के बारे में बताया गया है। 117-18 में बेसिक डिफरेंस ये है कि वहां पर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात थी और उसके लिए प्रिजम्पशन था, और कोर्ट प्रिजम्पशन रेज चाहे तो कर सकता था कंसिडरिंग ऑल अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। यहां लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे स्पेसिफिक मेंशन है डॉरी का, डॉरी के कारण मृत्यु हुई, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट को यह अवधारणा बनानी ही पड़ेगी। सेक्शन 117 में क्रूरल्टी के बारे में बताया गया, वो क्रूरल्टी का जिक्र यहां भी है, और सेक्शन 80 हो गया जो डॉरी डेथ को डिफाइन करता है, उसका प्रिजम्पशन 118 में। सेक्शन 80 जो भारतीय न्याय संहिता में, उसमें एक्सप्लेनेशन भी है, उसमें यह कहा गया फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन डॉरी शैल हैव द सेम मीनिंग विच इज इन सेक्शन 2 ऑफ डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। डॉरी क्या है, वो जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में डॉरी के बारे में बताया गया है, एनीथिंग प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यूएशन, वही डॉरी है, क्योंकि इस अधिनियम में ना तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और ना ही भारतीय न्याय संहिता में डॉरी को डिफाइन नहीं किया गया है, तो डॉरी का वही मतलब है जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में डिफाइन किया गया है। अब हम चलते हैं केसेस की तरफ। यहां हम पहला केस जो रेफर कर रहे हैं यह है दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 2014 का है ये केस। अगला केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस इकबाल सिंह, ये 1991 का केस है। और अगला केस है भूरा सिंह और स्टेट ऑफ यूपी, 1992 का। इन केसेस में यह कहा गया है कि जो सेक्शन 113 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बढ़ाया गया था,
जो अब 118 है, ये 86 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें बढ़ाया गया, और इसका उद्देश्य ये था विद ए व्यू टू कॉम्बैट इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ डाउरी डेथ। जो डाउरी डेथ की जो घटनाएं आने लगी, उस समस्या को, एक सामाजिक जो एक समस्या थी, उसको रोकने के लिए ये प्रावधान किया गया है। जो अमेंडमेंट किया गया था उस समय आईपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो इसको अब रिटेन किया गया है नए अधिनियम में। तो इस समस्या को रोकने के लिए जो लेजिस्लेचर थी, विधायिका थी, उसका ये ऑब्जेक्ट था कि ये जो घटनाएं हो रही हैं उनको रोका जाए। ये जो प्रोविजन है, इंटेंशन क्लियर है बिल्कुल लेजिस्लेचर का, इस समस्या को रोकने के लिए ये बनाया गया है। और ये अभियोजन के हाथों को मजबूत करने के लिए स्ट्रेंथेंड प्रोसिक्यूशंस हैंड बाय परमिटिंग ए प्रिजम्पशन टू बी रेज्ड। माननीय न्यायालय ये अवधारणा बनाएंगे, अभियोजन के हाथों को मजबूत करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था, ताकि इस जो ये समस्याएं आ रही थी, जो मेनेस था, ये सामाजिक बुराई थी, उसको रोकने के लिए और अभियोजन के हाथों को मजबूत करने के लिए यह अमेंडमेंट किया गया था। ये सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है कि मैरिड वुमेन सब्जेक्ट टू क्रूरल्टी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव्स सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू एनी डिमांड ऑफ डावरी और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डावरी ये होती है, तो माननीय न्यायालय ये अवधारणा बना लेंगे, प्रोवाइडेड कि बेसिक फैक्ट्स जो है वो अभियोजन पक्ष पहले रखेगा प्रिमा फेसाई, जो भी इंग्रेडिएंट है सेक्शन 80 के और सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, उसके बाद माननीय न्यायालय ये अवधारणा बनाएंगे। अगला केस 2021 का है जो मैं रेफर कर रहा हूं, सतवीर सिंह स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय कहते हैं कि जो सेक्शन है दहेज हत्या का और ये सेक्शन 118, इन दोनों का अगर हम एक साथ अध्ययन करें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो धारा 80 है भारतीय न्याय संहिता की, मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन कीपिंग इन माइंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट। जो विधायिका का उद्देश्य था, जिस कारण से ये बनाया गया था, तो हमें जब व्याख्या करनी है तो उस उद्देश्य को सामने रख के इसकी व्याख्या हमें करनी है, उन तथ्यों और परिस्थितियों को सामने रखना है। दूसरी बात जो माननीय न्यायालय ने कहा है, द प्रोसिक्यूशन मस्ट एट द फर्स्ट एस्टेब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ नेसेसरी इंग्रेडिएंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन ऑफ डाउरी डेथ। जो बेसिक फैक्ट्स है, सबसे पहले अभियोजन उसको साबित करेगा। एंड वंस दीज इंग्रेडिएंट्स आर सेटिस्फाइड, इंग्रेडिएंट्स वही within 7 years unnatural death in connection with the demand of the dowry by her husband and relatives of the husband, ये अभियोजन को पहले साबित करना पड़ेगा। The rebuttable presumption of causality provided in section 118 operates against the accused, ये साबित करने के बाद burden of proof उधर शिफ्ट हो जाएगा और अभियुक्त को यह साबित करना पड़ेगा कि ये कैसे मृत्यु हुई और उन पर ही ये भार होगा। अन्यथा की दिशा में यदि प्रिजम्पशन को वो रिबट नहीं कर पाते हैं तो वो उनका दोष सिद्ध हो जाएगा। माननीय न्यायालय आगे कहते हैं द फ्रेज सून बिफोर, इस सेक्शन में जो 118 है इसमें सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरलिटी, तो इसका एक्सप्रेशन जो इसमें आता है सेक्शन 80 में, कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट टू मीन इमीडिएटली बिफोर। इसको सून बिफोर का अर्थ ये नहीं है इमीडिएटली बिफोर, कहने का अभिप्राय ये कि तुरंत पहले। सून बिफोर का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं। सून बिफोर का अर्थ ये तुरंत पहले का मतलब ये होता है कि 2 दिन पहले उसका उत्पीड़न हुआ, तीसरे दिन उसने आत्महत्या कर ली। ये पीरियड 1 साल पुराना भी हो सकता है, विवाह के तुरंत बाद से ही उसको प्रताड़ित किया जा सकता है और वो प्रताड़ना कंटिन्यू रह सकती है और 1 साल या 2 साल बाद उसकी हो जाती है, क्योंकि जो सेक्शन कहता है वो 7 ईयर्स है, विद इन 7 ईयर्स। तो ऐसा नहीं है कि ये सून बिफोर का मतलब इमीडिएटली बिफोर है, ये रिलेटिव एक टर्म है और जो तथ्य परिस्थिति मुकदमे की उसके आधार पर माननीय न्यायालय इसका निर्णय करेगा। अगला केस है यहाँ पे कानस राज, लैंडमार्क केस है वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सन 2000 का है। इसमें डाउरी डेथ के बारे में बताया गया है कि जो इसके इंग्रेडिएंट है, सच डेथ शुड हैव अकर्ड विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज, जो सेक्शन कहता है। Deceased was subjected to cruelty and harassment by her husband or relative of her husband, यो होना चाहिए। And such cruelty independent नहीं होना चाहिए, such cruelty or harassment should be in connection with the demand of the dowry, खाली नहीं होनी चाहिए। जैसा कि हमने सेक्शन 117 में देखा, वहां क्रूरल्टी और हैरेसमेंट का जिक्र तो था,
लेकिन वहां किसी तरह डॉरी का जिक्र नहीं था। वहां केवल सुसाइड के लिए एबेटमेंट का मामला था, डॉरी वहां नहीं थी। लेकिन यहाँ पे डावरी है। सेक्शन 118 इज डेडिकेटेड सेक्शन एज फार एज द डावरी डेथ इज कंसर्न। माननीय न्यायालय आगे कहते हैं सच क्रुएल्टी हैरेसमेंट द डिसीज शुड हैव बीन सब्जेक्टेड सून बिफोर हर डेथ। उसकी मृत्यु से पहले वो सब्जेक्टेड होनी चाहिए क्रुएल्टी और हैरेसमेंट की। ये सारे इंग्रेडिएंट पूरे होने के बाद इस सेक्शन 118 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नंबर आता है। डॉरी के बारे में ये कहा गया है कि डॉरी क्या है। डॉरी इट इज गिवन आइदर द बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ द मैरिज और आफ्टर द मैरिज। तो डॉरी वही है जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में डिफाइन की गई है। कोई भी चीज हो सकती है, ये एक प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इसके बारे में ये बताया गया है। डॉरी तो यही होती है। अगला केस जो हम रेफर कर रहे हैं यहां पर, यह है सतवीर सिंह स्टेट ऑफ पंजाब सन 2001। इसमें यह क्या है, देयर कैन बी मेनी अदर इंस्टांसेस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी और गिविंग प्रॉपर्टी बिटवीन द स्पाउसेस। बहुत सी ऐसी दफा हो सकता है कि पति को कुछ पैसा दिया जाए, कोई चीज गिफ्ट में दी जाए। फॉर एग्जाम्पल कस्टमरी पेमेंट्स, माननीय न्यायालय कहते हैं इन कनेक्शन विद द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ उस महिला के, अदर सेरेमनीज भी हो सकती हैं, सोसाइटी में प्रिवेलेंट होती है। सच पेमेंट्स आर नॉट इन्वेलप्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द डॉरी। डॉरी तो वही है जो यदि मांगी जाए विवाह के संबंध में, विवाह से पहले, विवाह के समय या विवाह के बाद। लेकिन यदि कोई इस तरह का गिफ्ट वगैरह किसी सेरेमनीज में किसी पुत्र या पुत्री के जन्म पे दिया जाता है तो उसको डॉरी नहीं कहा जा सकता। सतवीर सिंह स्टेट ऑफ पंजाब में माननीय न्यायालय ने इसको डिटेल में कहा। माननीय न्यायालय आगे कहते हैं कि hence the dowry mentioned in section 80 of BNS should be a property or valuable security given or agreed to be given in connection with the marriage। यदि विवाह के संबंध में दी जाती है तभी वो डॉरी कही जा सकती है। यदि अन्य किसी अवसर के ऊपर ये कुछ दिया जाता है गिफ्ट वगैरह तो ये डॉरी नहीं किया जा सकता। इवन इसकी मांग करने के उपरांत भी इसको डॉरी नहीं माना जा सकता कानून की नजर में। अगला केस है यहां पर महेश कुमार स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 का है। इस केस में एक्यूज्ड को ट्राई किया गया था डॉवरी डेथ के लिए। डेथ ऑफ वाइफ वाज अकर्ड विद इन 3 years। वैसे तो 7 year का बंधन होता है लेकिन यहां 3 years का था। लेकिन कोर्ट ने यह पाया कि डिसीज हैज नॉट मेंशन्ड एनी डिमांड ऑफ डावरी बाय हर हस्बैंड और इन-लॉज इन लेटर्स टू हर फादर। पूर्व में उसने जो पत्राचार किया था, अपने पिता को जो चिट्ठियां लिखी थी, उसने कभी भी ऐसा उद्धृत नहीं किया कि उसके पति या उसके सास ससुर द्वारा कोई दहेज की मांग की जा रही है। The prosecution has also alleged that the memorandum was executed in Panchayat etc. was settlement of the dowry demand। लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। तो माननीय न्यायालय ने कहा अंडर सच सर्कमस्टांसिस स्टेटमेंट ऑफ फादर एंड ब्रदर ऑफ द डिजीज, मृतक महिला के भाई द्वारा यदि कथन किया जा सकता है, ये सफिशिएंट नहीं है डिमांड ऑफ डॉरी को साबित करने के लिए। कुछ अदर प्रायर एविडेंसेस होनी चाहिए कि मृतका ने पूर्व में अपने पिता या अपने भाई को ये बताया हो कि उसके पति द्वारा दहेज की मांग की जा रही है। सिर्फ बाल्ड एलिगेशंस मृत्यु के बाद मृतका के परिवारीजनों ने माननीय न्यायालय में लगा, लेकिन ऐसा कोई वो साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए माननीय न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, जिससे माननीय न्यायालय ये मानते कि ये एक दहेज हत्या है। तो इसमें अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया था। अगला केस ले रहे हैं देवेंद्र सिंह स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें स्पेसिफिक रोल नहीं बताया गया था डिमांड ऑफ डॉरी का किसके द्वारा मांगी गई, नार एनी स्पेसिफिक इंस्टांस ऑफ क्रूअल्टी और हैरेसमेंट का था। किसी तरह का ऐसा साक्ष्य नहीं आया जिसके बारे में ये बताया जाए कि उसके साथ क्रूरता बरती जाती है या उसका उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा कोई भी साक्ष्य माननीय न्यायालय के सामने नहीं आया। Moreover, in circumstances where the charge was also there was criminal conspiracy का था, केवल वहां पर किसी तरह का स्पेसिफिक कोई चार्ज किसी भी अभियुक्त पर नहीं लगाया गया था। इस सर्कमस्टांसेस में माननीय न्यायालय ने कहा एक्यूज्ड डिजर्व्स टू बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड कन्विक्शन विल नॉट बी जस्टिफाइड। तो कहने का अभिप्राय यही, यदि इस तरह का कोई साक्ष्य दिया जाता है तभी माननीय न्यायालय उस पर विचार करेंगे। केवल एक जर्नल एंड बाल्ड एलिगेशंस लगाए जाते हैं और उसका कोई साक्ष्य
प्रस्तुत नहीं किया जाता। नया तो मृतका द्वारा कभी पत्राचार में या अन्य तरह इस तरह का कोई साक्ष्य है कि पूर्व में भी उससे लगातार शिकायतें की जाती रही और उसके बाद उसकी मृत्यु अननेचुरल सर्कमस्टांसिस में हो जाती है तो इसे दहेज हत्या माना जाएगा। दहेज हत्या जब ही माना जाएगा जब सारे तथ्य और परिस्थितियां माननीय न्यायालय के संतुष्टि के अनुसार साक्ष्य दिए जाएंगे। अगला केस है मायादेवी स्टेट ऑफ हरियाणा 2016 का है। इसमें माननीय न्यायालय कहते हैं कि बिफोर रेजिंग एनी प्रिजम्पशन अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट्स रिक्वायर्स द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द डिसीज्ड हैज बीन सब्जेक्टेड टू क्रूरलिटी। इससे पहले कि प्रिजम्पशन या अवधारणा को रेज किया जाए, इससे पहले अभियोजन को यह साबित करना पड़ेगा कि मृतका के साथ क्रूरता या उत्पीड़न उसका किया गया सून बिफोर हर डेथ, उसकी मृत्यु से पहले। माननीय न्यायालय सून बिफोर को इसमें एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं एक्सप्रेशन सून बिफोर इज नॉट डिफाइंड इन बीएनएस। कहीं भी ये डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो इंडियन पेनल कोड में किया गया, ना इस समय भारतीय न्याय संहिता में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, किसी में भी ये डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक रिलेटिव टर्म है, कंसीडर विद स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मुकदमे के तथ्य परिस्थितियों के अनुसार ये देखा जाएगा क्या ये मांग जो आई है क्या ये सून बिफोर डेथ की कैटेगरी में आती है या नहीं। नो डेफिनेट पीरियड कैन बी इनेक्टेड एंड द एक्सप्रेशन सून बिफोर हर डेथ हैज नॉट बीन डिफाइंड इन बोथ एनेक्टमेंट्स। ए डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड विदिन दिस that may come within the soon before her death is determined by the courts depending upon the facts and circumstances of each case। प्रत्येक केस के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर ही माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये मांग जो थी ये सून बिफोर हर डेथ थी या नहीं। अगला केस जो मैंने पहले भी उद्धृत किया है कानसराज स्टेट ऑफ पंजाब का। इसमें माननीय न्यायालय फर्दर इसको एक्सप्लेन सून बिफोर हर डेथ को इसमें भी किया है इन्होंने और एक्सप्लेन द स्कोप। माननीय न्यायालय कहते हैं अगेन कि रिलेटिव टर्म है, रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। माननीय न्यायालय इसमें आगे कहते हैं नो स्ट्रेट जैकेट फार्मूला कैन बी लेट डाउन बाय फिक्सिंग एनी टाइम लिमिट। सून बिफोर हर डेथ की टाइम लिमिट क्या होगी कि 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल, ऐसा कुछ फिक्स नहीं किया जा सकता। एक्सप्रेशन सून बिफोर जस्ट सून आफ्टर के अगेंस्ट होता है। इसका मतलब इमीडिएटली बिफोर नहीं होता, तुरंत पूर्व नहीं होता, सून जल्द ही इसका मतलब होता है। अगला केस है श्यामलाल स्टेट ऑफ हरियाणा 1997 का। इसमें यह क्या है देयर मस्ट बी प्रॉक्सिमेट लिंक बिटवीन द सर्कमस्टांसेस शोइंग द डिमांड ऑफ द डाउरी, क्रूरल्टी, हैरेसमेंट एंड द डेथ ऑफ द वुमेन। एक लाइफ कनेक्शन होना चाहिए, प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए कि डिमांड ऑफ डाउरी की गई, उसका उत्पीड़न हुआ, हैरेसमेंट हुआ और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में। माननीय न्यायालय आगे कहते हैं कि नो प्रिजम्पशन अंडर दिस सेक्शन वुड बी ड्रॉन अगेंस्ट द अक्यूज्ड इफ इट इज शोन दैट आफ्टर द एलिज्ड डिमांड क्रूरल्टी डिस्पाइट स्टूड रिजॉल्व्ड and there was no evidence of cruelty and harassment thereafter। हो सकता है शुरू में ऐसे तानाकशी उल्हाने दिए गए हों, ये कहा गया हो मृतका के साथ ससुराल में उसकी कि दहेज नहीं लाई, दहेज कम लाई, ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन बाद में दे लिव्ड हैप्पीली एवर एंड आफ्टर, उसके बाद वो मैटर रिजॉल्व हो गया और फिर मृत्यु हो गई है, तो वो एक ब्रेक हो गया है बीच में। तो ये नहीं कहा जाएगा कि लगातार दहेज की मांग कर रही थी ये दहेज हत्या है। वो हत्या किसी और कारण से भी हो सकती है, उसके बारे में कारणों को जानना पड़ेगा, लेकिन उसे दहेज हत्या नहीं कहा जा सकता। अगला केस माननीय उच्चतम न्यायालय का ध्यान सिंह स्टेट ऑफ पंजाब 2004 का है। इसमें माननीय न्यायालय कहते हैं प्रोसिक्यूशन मस्ट प्रूव देयर इज ए नेक्सस बिटवीन द क्रूरल्टी एंड द सुसाइड और डेथ आर टू कमिट सुसाइड। एक नेक्सस होना चाहिए where the accused has no case that there was any other reason to commit suicide। Evidences show there had been demand of the dowry duty with the husband said wife to away from his home। She was taken back only after the mediation। बीच में मांग हुई दहेज की, मीडिएशन हुआ। माननीय न्यायालय कहते हैं प्रिजम्पशन अंडर 118 कुड बी इन्वोक्ड हियर, क्योंकि पहले ऐसे एविडेंसेस है, दहेज की मांग की गई, मृतका घर छोड़कर चली गई या पति ने उसे बाहर निकाल दिया, वो अपने मायके चली गई, मीडिएशन हुआ। इन सब परिस्थितियां ये कहती हैं, इन सब परिस्थितियों के आधार पर जो प्रिजम्पशन इस सेक्शन पे है वो माननीय न्यायालय रेस कर सकते हैं, इतनी एविडेंस सफिशिएंट है।
अगला केस 2021 का है, संदीप कुमार, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसमें एक आएगा, इस सेक्शन की एप्लीकेशन के लिए जो सेक्शन 118 है, देयर मस्ट बी एविडेंस दैट सून बिफोर हर डेथ ऑफ द पर्सन द डिसीज्ड व्हिच प्रूव्स alleged to be caused death treated the deceased with cruelty and harassment in connection with the demand of the dowry. Cruelty और harassment independent नहीं होना चाहिए, in connection with the demand of the dowry होना चाहिए, तब वो dowry death को माना जाएगा। जहां तक ये shall presume जो एक्सप्रेशन यूज किया गया है इस सेक्शन में, इसमें एक केस है इंपॉर्टेंट 2016 का, माया देवी, स्टेट ऑफ हरियाणा का। इसमें माननीय न्यायालय कहते हैं द प्रिजम्पशन अंडर दिस सेक्शन इज ए स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन वंस द प्रोसिक्यूशन हैज सफिशिएंटली एस्टैब्लिश्ड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डाउरी डेथ व्हिच इज गिवन सेक्शन 80 BNS। सेक्शन 118 मेक्स इट इनकम्बेंट अपॉन द कोर्ट टू रेज द प्रिजम्पशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। यदि अभियोजन पक्ष ये साबित कर सकता है सारे इंग्रेडिएंट दहेज हत्या के जो सेक्शन 80 BNS में दिए गए हैं, उसके बाद माननीय न्यायालय पे कोई ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि वो प्रिजम्पशन को रेज करेंगे। शैल प्रिज्यूम एक्सप्रेशन यूज्ड हियर unless and until it is disputed. The key words in this section, the shall presume, leaving no option with the court but to presume an accused brought it and he has caused the dowry death. अगला केस बंसीलाल, स्टेट ऑफ हरियाणा का, 2011 का है। इसमें माननीय न्यायालय कहते हैं द लेजिस्लेचर इन इट्स विजडम यूज्ड द वर्ड शैल thus making its mandatory application on the part of the court to presume against the accused person. may presume जो सेक्शन 117 में यूज किया वहां नहीं है, वहां डिस्क्रिशन है, यहां कोई डिस्क्रिशन नहीं। ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। बेसिक फाउंडेशनल फैक्ट्स प्रिमा फेसाई प्रूफ करने के बाद प्रिजम्पशन रेज किया जाएगा। क्रूरल्टी हैरेसमेंट क्या होता है? अगले केस में माननीय उच्चतम न्यायालय सुरेंद्र सिंह, स्टेट ऑफ हरियाणा, 2014 का केस है। इसमें माननीय न्यायालय ने थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि क्रूरल्टी हैरेसमेंट होता क्या है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, इट कुड ऑल्सो बी। माननीय न्यायालय कहते हैं द क्रूरल्टी और हैरेसमेंट डिफर्स फ्रॉम केस टू केस। इट रिलेट्स टू द माइंड सेट ऑफ द पीपल विच वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर उनसे किसी सख्त टोन में बात कर ली जाए तो वो दिल पे ले जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हंसी मजाक में उसको उड़ा देते हैं, कहते हैं टाइम सब ठीक कर देगा। माननीय न्यायालय कहते हैं क्रूरल्टी कैन बी मेंटल और इट कैन बी फिजिकल। मेंटल क्रूरल्टी इज आल्सो ऑफ डिफरेंट शेड्स। एक ही नहीं होती है मेंटल क्रूरल्टी, उसकी शेड्स होते हैं बहुत सारे। इट कैन बी वर्बल, इमोशनल, लाइक इंसल्टिंग, अपमान करना, रिडिक्यूलिंग, किसी का मजाक उड़ाना, ह्यूमिलेट करना उसको ऑफ ए वोमेन, ये हो सकता है। इट कैन बी गिविंग थ्रेट्स ऑफ इंजरी, उसको जान से मारने की धमकी वगैरह देना, उसके डियर्स वंस को, उसके करीबियों को, ये भी है एक क्रूएल्टी एंड हैरेसमेंट। इट कैन बी डिप्राइविंग हर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और इसेंशियल इम्यूनिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत मूल सुविधाओं से उसे वंचित करना, यह भी एक क्रूरल्टी की वैरायटी है। इट कैन बी पुटिंग रेस्ट्रेंट ऑन हर मूवमेंट्स, मृतका के आने जाने पर प्रतिबंध लगाना, यह भी प्रतिबंध हो सकता है कि तुम अपने पिता या भाइयों से नहीं मिलोगी या अपने मायके नहीं जाओगी, ये भी एक हैरेसमेंट क्रूएल्टी है। इट कैन बी नॉट अलाउइंग हर टू वॉक आउटसाइड, बट बाहर नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। द लिस्ट माननीय न्यायालय कहते हैं इज इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। इसी तरह के कितने ही दृष्टांत हो सकते हैं जो क्रूरल्टी और हैरेसमेंट की कैटेगरी में आते हैं। अगला केस हम ले रहे हैं ग्रीश सिंह, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, 2019 का है। माननीय न्यायालय इसमें कहते हैं contention which is more often raised of accused that all cases of bride burning independent of witness are not available examined. The fact that when harassment cruelty meted up within the four walls, it is difficult to get independent witness. आमतौर से यह आरोप लगाया जाता है कि कोई निष्पक्ष गवाह जो है अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो घरों के अंदर होती हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं होती, पब्लिक व्यू में नहीं होती। यदि किसी विवाहित महिला की हत्या की गई तो सड़क पे तो नहीं की गई होगी, घरों में की जाती है। उसका उत्पीड़न, हैरेसमेंट घरों में होता है, तो उसमें इंडिपेंडेंट विटनेस कहां से संभव है मिलना? उसके घर वाले ही उसकी गवाही देंगे,
कि भाई हमसे दहेज मांगा था मृतका, हमसे उसके भाई उसके पिता ये कहेंगे कि वो मृतका चिट्ठी लिखती थी, ये करती, इस तरह का साक्ष्य होगा। या हम लोग जब मिलते थे तो वो हमें बताती थी किस तरह से उसके साथ टॉर्चर। आमतौर से महिलाओं को यदि होता भी है तो वो चुपचाप उसको सह जाती हैं, और ये समझ के कि भविष्य में हो सकता है जीवन आगे बढ़ेगा तो ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं कि नहीं हो पाता ऐसा। तो इस तरह की स्थिति में कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं मिलता है। तो जो भी गवाह होगा अगर वो इंस्पायर करता है कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट तो वो एडमिसिबल होता है, उसकी साक्ष्य पे माननीय न्यायालय विश्वास करेंगे। माननीय न्यायालय आगे कहते हैं बट द सेम टाइम इट मस्ट बी नोटेड दैट मेयर एलिगेशन ऑफ क्रूरल्टी हैरेसमेंट वुड नॉट सफाइस द पर्पस। साक्ष्य भी चाहिए। हो सकता है कि इंडिपेंडेंट विटनेस ना मिले, संभव है, होता ही है आमतौर पे। और अगर यदि इंडिपेंडेंट विटनेस कुछ हैरेसमेंट या टॉर्चर के विटनेस होते भी हैं तो भी भलाई बुराई के डर से वो माननीय न्यायालय में साक्ष्य देने नहीं आते। तो जो भी होते हैं उसके परिवारीजन होते हैं वही देंगे साक्ष्य, और कौन देगा। लेकिन साक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि वो सही होना चाहिए, कुछ और भी एविडेंसेस होनी चाहिए जिससे वो ओरल एविडेंस को सपोर्ट कर सके। क्रूरल्टी हैरेसमेंट ऐसे ही नहीं होना चाहिए, उसके साथ कुछ और होना चाहिए। इन केस वेयर देयर इज नो मेंशन ऑफ क्रूरल्टी हैरेसमेंट ऑन द डिसीज्ड इन द लेटर गिवन बाय हर फादर। मृतका ने कोई चिट्ठी लिखी लेकिन कभी ऐसा जिक्र नहीं किया कि मुझे प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, किसी भी चिट्ठी में नहीं था। एंड आल्सो वेयर द मदर एंड सिस्टर डिस्पोज्ड ऑफ दैट शी हैड नेवर कंप्लेन्ड ऑफ एनी क्रूरल्टी हैरेसमेंट। पहले कभी उसने कभी शिकायत नहीं की कि क्रूरल्टी और उत्पीड़न हो रहा है इसका। तो इस बात को भी माननीय न्यायालय ध्यान देंगे। यदि उनका कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता है तो दोषी है अभियुक्त तो प्रिजम्पशन वो रेज करेंगे। यदि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आता है तो माननीय न्यायालय उसकी भी बारीकी से जांच करेंगे कि साक्ष्यों की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। अगला केस 2019 का है, जगदीश चंद्र स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें माननीय न्यायालय कहते हैं ऑल इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी टू ड्रा प्रिजम्पशन ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस हैव बीन प्रूव्ड इन दिस केस। ऐसा माना उन्होंने। उनका डिमांड ऑफ डॉरी ऑफ द अक्यूज्ड एज वेल एज द हस्बैंड, इल ट्रीटमेंट क्रूरल्टी की साक्ष्य, अननेचुरल डेथ है। तो जब इस तरह की सभी चीजें उपलब्ध है तो प्रिजम्पशन माननीय न्यायालय रेज करेंगे। अगला केस कश्मीरा देवी स्टेट ऑफ उत्तराखंड का 2020 का है। इसमें वेयर द मदर इन लॉ ऑफ द डिसीज एलिजिबली किल्ड सेटिंग हर फायर ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द डाउरी डिमांड। उसकी सास ने उसको मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी। मेडिकल एविडेंस में भी डेथ को प्रूव हो गई कि उसके गला घुटने से और मिट्टी की तेल की स्मेल वगैरह उसके शरीर पर आ रही थी प्रेजेंट। मदर ऑफ द डिसीज आल्सो टेस्टिफाइड दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू। मृतका की मां ने भी ऐसा साक्ष्य दिया कि उसके साथ जो है क्रूअल्टी और हैरेसमेंट किया गया। डिसीज डाइड अननेचुरल डेथ विद इन 7 years। तो ऑल इंग्रेडिएंट्स आर देयर, एविडेंसेस आर देयर। तो इसमें माननीय न्यायालय ने प्रिजम्पशन रेज किया और दोष सिद्ध हुआ अभियोजन पक्ष के प्रयास से। अगला केस है मरांदू वर्सेस स्टेट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तमिलनाडु 2008 का है। ये भी रिलेटेड विटनेसेस के बारे में है। इसमें माननीय न्यायालय कहते हैं मेयरली बिकॉज द आई विटनेसेस आर फैमिली मेंबर्स देयर एविडेंस कैन नॉट बी डिस्कार्डेड। क्योंकि इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष गवाह या तो होते नहीं और होते हैं तो वो साक्ष्य देने को तैयार नहीं होते। यदि फैमिली मेंबर्स उसके साक्षी हैं, जो भी उत्पीड़न हैरेसमेंट हुआ हो, तो एविडेंस उसकी एडमिसिबल है। नेक्स्ट केस 2021 का है, गुमान सिंह स्टेट ऑफ गुजरात का। इसमें यह कहा गया माननीय न्यायालय के मोस्ट ऑफन द ऑफेंसेस ऑफ सब्जेक्टिंग मैरिड वुमेन टू क्रूरल्टी कमिटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ हाउस। घर की चार दीवारी के अंदर उसका उत्पीड़न होता है। इंडिपेंडेंट विटनेस अवेलेबल नहीं होते, और अगर होती भी हैं तो वो साक्ष्य देना बहुत बड़ी बात है, वो साक्ष्य नहीं देते। तो इस तरह से ये जो एविडेंस होती है, जो भी एविडेंस है, उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा अभियोजन पक्ष द्वारा, और माननीय न्यायालय उस पर विचार करेंगे। इफ द एविडेंस ऑफ इंटरेस्टेड विटनेस रिलेटेड विटनेस केयरफुल स्क्रूटनी बाय द कोर्ट इज फाउंड टू बी कंसिस्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी। इसकी बहुत ही केयरफुल स्क्रूटनी होनी चाहिए, किसी निर्दोष को भी सजा नहीं होनी चाहिए, और कोई दोषी व्यक्ति जो हो उसको छूटना भी नहीं चाहिए। कंफर्म होना चाहिए, इन्फर्मिटी नहीं होनी चाहिए, एम्बिलिशमेंट नहीं होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट इंस्पायर होना चाहिए। कोर्ट इस निश्चित मत का हो कि हाँ ये अपराध हुआ है, और जो एविडेंसेस है उससे कॉन्फिडेंस कोर्ट का इंस्पायर हो रहा है। अगला केस 2024 का है, दामोदर व स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें जो केस था डाउरी डेथ का,
इसमें माननीय न्यायालय ने कहा प्रोसिक्यूशन हैज डिस्चार्ज इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ डेथ सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट एंड क्रूरल्टी उसके साथ हुआ विद इन 7 years हुआ और 100% थर्मल बर्न्स थे। तो माननीय न्यायालय ने कहा द ओनर्स टू रिबट द प्रिजम्पशन रेज्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड में रेज किया जाएगा क्यों उसके कोई इंजरी नहीं आई, मृतका 100% बर्न्स हो गए, लेकिन हस्बैंड ने कोई बचाने का प्रयास भी नहीं किया और ना ही ये बता पाया कि ये कैसे हुआ। तो माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि ये फैक्ट स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड है। तो सेक्शन 109 में भी उस पर भार है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो ये बताया कि स्पेशली फैक्ट्स उसकी नॉलेज में है कि ये कैसे हुआ, किस तरह से आग लग गई, 100% थर्मल बर्न्स मृतका के आए हैं। तो ये माननीय न्यायालय ने प्रिजम्पशन ट्रायल कोर्ट ने रेज किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एफर्म किया। अगला केस है यहाँ पे छवि कर्माकर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इसमें माननीय न्यायालय ने यह कहा कि जो डिमांड थी डावरी क्लेम करने की वो स्टैब्लिश नहीं हो पाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन को सेटिसाइड कर दिया। ये नोट किया कि प्रोसिक्यूशन वाज नॉट एबल टू प्रूव द डिसीज्ड वाइफ वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी हैरेसमेंट बाय हस्बैंड इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ द डाउरी। इसमें डाउरी की डिमांड स्टैब्लिश नहीं हो पाई, मृत्यु तो हुई इसमें लेकिन डिमांड स्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। इस तरह से प्रिजम्पशन इसमें रेज नहीं किया गया और इसमें एक्यूज्ड को दोष मुक्त किया गया। अगला केस 2024 का है शूर सिंह स्टेट ऑफ उत्तराखंड का। इसमें भी डिमांड ऑफ डाउरी नहीं साबित कर पाया अभियोजन। कोर्ट ने भी कहा that for convicting the accused under dowry death it must be proved that soon before her death the deceased was subjected to cruelty or harassment in relation to the demand of the dowry. इसमें इन दिस केस द पेरेंट्स ऑफ द डिसीज कंप्लेंट अबाउट द डाउरी, उसके माता पिताओं ने शिकायत की थी डाउरी की। हस्बैंड एंड पेरेंट एलिजिंग दैट द डेथ ऑकर्ड अननेचुरली आफ्टर शी सफर्ड बर्न इंजरीज के वजह से हुई। इट वाज एलिज्ड द डिसीज वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी, इधर डिमांड की गई उसे 50,000 रुपए की। लेकिन इसमें साक्ष्य आया कि मृतका के एक पुत्र का जन्म हुआ था। उस जन्म में कुछ क्षेत्रों में ऐसी परंपरा होती है कि जन्म के ऊपर कुछ गिफ्ट वगैरह उपहार दिया जाता। तो ये डिमांड मैरिज के संबंध में नहीं थी, ये पुत्र रत्न प्राप्त होने के उपलक्ष्य में ये डिमांड की गई या मांगा गया या दिया गया, इसके संबंध में थी। तो माननीय न्यायालय कहते हैं अनलेस द फैक्टम ऑफ डिमांड ऑफ डाउरी इन कनेक्शन विद द मैरिज इज नॉट प्रूव, जब तक के विवाह के संबंध में कोई डाउरी मांगने का साक्ष्य नहीं आता हो, ये तथ्य साबित नहीं होता, it would be unjustifiable to convict the accused for dowry death merely because the ingredient of the offense are fulfilled. अदर इंग्रेडिएंट्स जो सेक्शन 80 के हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन ये साबित नहीं हुआ बेसिक चीज जो डिमांड थी वो मैरिज के संबंध में थी या पुत्र रत्न प्राप्त होने के उपलक्ष्य में थी। तो इसमें माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दोष मुक्त किया। माननीय न्यायालय कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट ए डाउरी डेथ पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड। वो 4 इंग्रेडिएंट माननीय न्यायालय कहते हैं डेथ ऑफ ए वुमेन मस्ट हैव बीन कास्ड बाय बर्न्स, बॉडीली इंजरी, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। डेथ मस्ट हैव कार्ड विद इन 7 years, ये प्रूव होना चाहिए। एंड सून बिफोर सच डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूरल्टी हैरेसमेंट कनेक्ट बाय हस्बैंड और रिलेटिव, ये साबित होना चाहिए। एंड सच क्रूरल्टी हैरेसमेंट मस्ट बी इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ द डाउरी। तो इस मुकदमे में ये चौथा वाला तथ्य इसका कोई प्रमाण नहीं मिला और माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को इसमें दोष मुक्त कर दिया। तो व्यूअर्स ये हमारा वीडियो था दहेज हत्या के संबंध में। जो थोड़ा सा डिफरेंस है सेक्शन 117 और 118 में, वो क्या डिफरेंस है हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर हमारा मेथड आपको अच्छा लगा हो, आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और ये भी यदि चाहें तो बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।